हेलो एवरीवन, मैं निम्मी शर्मा स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल निम्मीज नॉलेज पॉइंट पर। तो आज हम इंडियन एजुकेशन पढ़ने जा रहे हैं। इंडियन एजुकेशन में हमने मैकॉले मिनट किया है, बुट डिस्पैच, हंटर कमीशन ना, एक दो वीडियोस और भी होंगी, तो आप लोग मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं उनको। आज जो हम करने जा रहे हैं वो है सेडलर कमीशन। सेडलर कमीशन जो स्पेशली लाया गया था वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी के लिए लाया गया था। कलकत्ता यूनिवर्सिटी में लोड बहुत बढ़ गया था, बच्चे बहुत ज्यादा थे, शिक्षकों की कमी थी, सुविधाओं की कमी थी, तो उसके लिए फिर एक कमीशन की जरूरत लगी उनको कि जो उनकी कमियों को देखे और उनको सुझाव दे। तो उसके लिए ही फिर सेडलर कमीशन की नियुक्ति की गई थी। सेडलर कमीशन को कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन भी कहा जाता है और सेडलर कमीशन ऑफ एजुकेशन भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये 1917 में आयोग की नियुक्ति हुई थी और 1919 में इसने अपनी रिपोर्ट दी थी। तो आइए शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो लोग जुड़े हुए हैं वो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें आगे से आगे। तो देखिए, आयोग की नियुक्ति अगर पूछे तो आयोग की नियुक्ति हुई है 14 सितंबर 1917 को। ठीक है, 14 सितंबर 1917 को इसकी नियुक्ति की गई। इसके अध्यक्ष जो थे वो थे सर माइकल सैडलर। सर माइकल सैडलर के नाम पर ही इस आयोग का नाम जो है वो सेडलर कमीशन है। तो अगर आपसे टेट में पूछेंगे तो इस तरह से पूछ सकते हैं कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसको सेडलर कमीशन के नाम से जाना जाता है। अगर कमीशन के नजरिए से हम देखें तो ये सारा का सारा ही आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट अगर टेट के लिए देखें तो ज्यादा डेट पूछी जाती है, अध्यक्ष के बारे में पूछ सकते हैं या भारतीय कौन थे ये पूछा जा सकता है। तो मतलब टेट में अगर हम देखें तो मोटी मोटी चीजें पूछी जाती है, पर कमीशन के लिए तो ये सारा का सारा आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, अध्यक्ष इसके सर माइकल सैडलर थे। सदस्यों की संख्या टोटल जो इसमें मेंबर थे वो 7 थे और 2 इसमें भारतीय थे। भारतीय सदस्य थे डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद और सर आशुतोष मुखर्जी, 2 इसमें भारतीय थे। ऑब्जेक्टिव क्या है इसके, तो इसका ऑब्जेक्टिव, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं की जांच करना और रचनात्मक सुझाव देना। ठीक है, कि कलकत्ता की समस्याओं के बारे में पता लगाना ही इसका मेन जो था ऑब्जेक्टिव था। बट ये ध्यान रखने योग्य है कि जब इस आयोग की नियुक्ति की गई थी तो इसे पूरी स्वतंत्रता दी गई थी कि ये अन्य विश्वविद्यालयों में जाकर जांच कर सकते हैं, मतलब थोड़ा सा तुलना कर सकते हैं कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर क्या कमी है। तो इनको अलग अलग विश्वविद्यालय में जाने की भी अनुमति थी। स्कूलों के बारे में भी इनको पूरी जांच, स्कूली शिक्षा के बारे में भी इनको जांच करने की पूरी आजादी थी। तो इन लोगों ने वो सारा किया और उसके बाद ही इन्होंने अपने सुझाव दिए हैं जो काफी अच्छे हैं, काफी रिवोल्यूशनरी है इनके सुझाव जो है। ठीक है, तो आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब दी है, 17 महीने के बाद, 17 महीने के बाद इन्होंने बोला है। 1919 में इन्होंने रिपोर्ट दी है। उस रिपोर्ट में 13 भाग थे। ठीक है, तो हम मोटा मोटा इस रिपोर्ट को देखेंगे, जो मेन इसमें पॉइंट है उनको हम डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले इन्होंने माध्यमिक शिक्षा के बारे में सिफारिशें दी है सेडलर कमीशन ने। अब माध्यमिक शिक्षा के बारे में इन्होंने सुझाव क्यों दिया, क्योंकि इनका मेन मुद्दा तो कलकत्ता यूनिवर्सिटी की समस्याओं के बारे में पता लगाना था। तो देखिए, माध्यमिक शिक्षा के बारे में इन्होंने इसलिए सुझाव दिए हैं क्योंकि इन्होंने बोला है कि अगर बेस कमजोर होगा ना तभी हायर स्टडीज जो है वो अच्छी चलेंगी। उसके लिए हमें बेस अपना मजबूत करना पड़ेगा। ठीक है, तो बेस मजबूत करने के लिए उन्होंने बोला कि माध्यमिक शिक्षा जो है वो बहुत जरूरी है। ठीक है, माध्यमिक शिक्षा में इन्होंने क्या क्या सुधार बताए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट सुझाव है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। बोला गया है कि जो मैट्रिक है उसके बाद डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशंस नहीं होंगी जैसे कि वहां पर पहले होता था। मैट्रिक के बाद डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में चले जाते थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला कि डायरेक्ट आप मैट्रिक के बाद नहीं जाएंगे, इंटरमीडिएट कक्षाओं के बाद आप यूनिवर्सिटी में जाएंगे। तो इंटरमीडिएट जो कक्षाएं हैं वो भी बोला स्कूलों में नहीं होंगी, इंटरमीडिएट कक्षाओं के लिए बोला अलग से कॉलेज खोले जाएंगे। तो ध्यान रखना है, अलग से महाविद्यालय खोलने की बात की गई है। किन कक्षाओं के लिए, इंटरमीडिएट कॉलेजों के लिए। ठीक है, पहले क्या होता था, 10th हुई, मैट्रिक हुई, सीधे यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला कि 10th के बाद आप सीधे यूनिवर्सिटी नहीं जा सकते, 10th के पहले आपको कॉलेजेस में जाना पड़ेगा, वहां पर आपको इंटरमीडिएट की कक्षाएं कंप्लीट करनी पड़ेंगी, वहां पर पास होकर ही आप यूनिवर्सिटी जाओगे, ये इन्होंने सुझाव दिया। ठीक है, उस टाइम पे होता क्या था, मैट्रिक के बाद सीधे यूनिवर्सिटी चले जाते थे। तो इन्होंने बोला ऐसा नहीं होना चाहिए, इन्होंने बोला इंटरमीडिएट कॉलेजों की स्थापना करनी चाहिए और 10th के बाद वहां पर पढ़ाई करा के फिर यूनिवर्सिटी बच्चों को भेजना चाहिए। उसके बाद इन्होंने बोला कि माध्यमिक व इंटरमीडिएट परीक्षा बोर्ड की स्थापना करनी चाहिए। ठीक है, जो परीक्षाएं कंडक्ट कराए और सुविधाएं उपलब्ध करवाए। ठीक है, तो माध्यमिक और इंटरमीडिएट परीक्षा बोर्ड की स्थापना इन्होंने सुझाव दिया है इसका। उसके बाद बोला हाई स्कूलों में प्रांतीय
भाषाओं में शिक्षण होना चाहिए, ठीक है। हाई स्कूलों तक प्रांतीय भाषाओं में शिक्षण होना चाहिए, जो भी आपकी अपनी भाषाएं हैं, क्योंकि आपको पता है हमारे तो गांव में जाके भाषा बदल जाती है ना। तो बोला है कि हाई स्कूलों में प्रांतीय भाषाओं में ही शिक्षण होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद इन्होंने बोला पाठ्यक्रम में विविधता होनी चाहिए और आर्थिक सहायता प्रदान करनी चाहिए। ये तो हमने जितने भी आयोग पढ़े हैं उनमें हमने देखा ही है कि पाठ्यक्रम में विविधता मतलब अलग अलग तरह का करिकुलम बच्चों के लिए पाठ्यक्रम होना चाहिए, और आर्थिक सहायता भी इनको प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि ये अपना आगे से आगे विस्तार कर सके, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या बताया है, ये माध्यमिक शिक्षा की बात हुई। उसके बाद इन्होंने बोला विश्वविद्यालयों की शिक्षा। विश्वविद्यालयों की शिक्षा के बारे में इन्होंने सबसे पहले बोला है कि सरकार को कम कठोर और लचीला नियंत्रण रखना चाहिए, मतलब सरकार को ना थोड़ा इनको खुली छूट दे देनी चाहिए, ज्यादा उन पर नियंत्रण नहीं रखना चाहिए। दूसरा इन्होंने बोला कोर्ट व कार्यकारिणी परिषद की स्थापना। देखिए, पहले मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ कि सीनेट होते थे, सिंडिकेट होते थे, तो अब क्या बोला गया कि सीनेट और सिंडिकेट की जगह पे क्या होना चाहिए, सीनेट और सिंडिकेट की जगह पे कोर्ट और कार्यकारिणी परिषद जो है इनकी स्थापना करनी चाहिए। उसके बाद बोला कि डिप्लोमा व डिग्री कोर्सों का आरंभ करना चाहिए। यूनिवर्सिटीज में अलग अलग तरह के वोकेशनल, टेक्नोलॉजिकल डिग्रीज और डिप्लोमे जो है वो शुरू करने चाहिए। ऑनर्स कोर्सेज आरंभ करना, जो अगर आपसे पूछा जाए ऑनर्स कोर्सेज आरंभ करने का सुझाव किस कमीशन ने दिया है, तो सैडलर कमीशन है, ठीक है। इन्हीं की अनुशंसा पर ये शुरू किए गए थे। तो ऑनर्स कोर्सेज आरंभ किए गए। फिर बोला मुसलमान जो है उनकी शिक्षा में बोला कि उस टाइम पे थोड़ी सी कमी थी, तो बोला गया कि उनकी शिक्षा के लिए भी अच्छे से अच्छे सरकार को कदम उठाने चाहिए। फिर बोला कि शारीरिक शिक्षण जिसको हम फिजिकल एजुकेशन कहते हैं, तो उसका भी आरंभ करना चाहिए। ये सुझाव इन्होंने दिया विश्वविद्यालयों के लिए। आगे देखिए, कलकत्ता विश्वविद्यालय जिसके लिए इसकी स्थापना हुई थी, तो कलकत्ता विश्वविद्यालय के लिए क्या सुझाव दिए गए कि ढाका में एक एकात्मक शिक्षण विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। कलकत्ता विश्वविद्यालय के लोड को कम करने के लिए क्या किया गया, ढाका में एक विश्वविद्यालय खोला गया। शिक्षण संस्थानों का पुनर्गठन, बोला रीऑर्गेनाइजेशन करना चाहिए जितने भी शिक्षण संस्थान है उस समय पे, ठीक है, उनकी समस्याओं को देखना चाहिए और उनमें सुधार करना चाहिए, उनका रीऑर्गेनाइजेशन करनी चाहिए। नए विश्वविद्यालय केंद्रों की उत्पत्ति, ठीक है, बोला नए विश्वविद्यालय खोले ताकि जो विश्वविद्यालय एग्जिस्ट जो है उस टाइम पे उन पर ज्यादा लोड ना रहे, तो नए विश्वविद्यालय और खोले भी गए। बनारस विश्वविद्यालय खोला गया, अलीगढ़ विश्वविद्यालय खोला गया, मैसूर में, पटना में काफी विश्वविद्यालय जो है इसके बाद वो खुले हैं। उसके बाद स्त्री शिक्षा के बारे में देखिए इन्होंने क्या कहा। स्त्री शिक्षा की उस टाइम बहुत कमी थी, तो इन्होंने बोला कि स्त्रियों की शिक्षा के बारे में सोचना चाहिए। जो पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारी जो बच्चे हैं वो स्कूल जाए 15-16 साल के बाद भी, अगर वो पर्दे में भी रहना चाहते हैं, तो बोला कि पर्दा विद्यालय खोलने चाहिए, ठीक है, जहाँ पर औरतें जो है वो पर्दे में जा सके, ठीक है, पर्दा विद्यालय खोलने चाहिए अलग से, मतलब स्त्रियों के लिए विद्यालय खोलने चाहिए। फिर बोला कि जहां पर ये मुमकिन नहीं है कि अलग से स्त्रियों के लिए विद्यालय खोले जाए, वहां पर बोला को एजुकेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए, सह शिक्षा शुरुआत करनी चाहिए, सह शिक्षा की। उसके बाद बोला स्त्री शिक्षा बोर्ड की स्थापना करें। स्त्री शिक्षा बोर्ड जो स्त्रियों की शिक्षा के लिए, जैसे उनके लिए जो स्त्री जो औरतें टीचर हैं उनको प्रशिक्षण देना और उनके लिए नई नई सुविधाएं मतलब लाना स्कूलों में, उसके लिए बोला एक स्त्री शिक्षा बोर्ड की भी स्थापना होनी चाहिए। फिर चौथा इन्होंने बोला कि चिकित्सा कोर्स खोले जाने चाहिए, महिलाओं के लिए चिकित्सा कोर्सों की शुरुआत करनी चाहिए। उसके बाद शिक्षकों का प्रशिक्षण, इन्होंने बोला कि शिक्षकों को उचित प्रशिक्षण मिलना चाहिए। बोला कलकत्ता और ढाका विश्वविद्यालय में शिक्षा विभाग की स्थापना करनी चाहिए, ठीक है, जो भी कलकत्ता विश्वविद्यालय और ढाका, बोला वहां पर एक एक शिक्षा विभाग की स्थापना करनी चाहिए। और बोला जितना हो सके प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति करनी चाहिए, मतलब जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा प्रशिक्षित शिक्षक जो है वो यूनिवर्सिटीज में या स्कूलों में जाए। अच्छा, उसके बाद देखिए बोला जो ये मेन चीजें इन्होंने बताई, ठीक है, एक तो इन्होंने प्रौद्योगिक शिक्षा की बात की, बोला बच्चों को यूनिवर्सिटीज में क्या करना चाहिए, टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन देनी चाहिए, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा उसको बढ़ावा देना चाहिए, उसमें अलग अलग तरह के डिग्रीज डिप्लोमे जो है वो बच्चों को प्रोवाइड कराए जाए। उसके बाद इन्होंने व्यावसायिक शिक्षा की बात की, तो सेम वैसे ही बोला कि वोकेशनल एजुकेशन होनी चाहिए, बच्चों को अलग से व्यावसायिक शिक्षा देनी चाहिए ताकि वो कल के लिए अपनी रोजी रोटी कमा सके। तो वोकेशनल एजुकेशन में भी बोला गया कि अलग अलग तरह के डिग्रीज और डिप्लोमे स्टार्ट करने चाहिए। उसके बाद बोला कि अंतर विश्वविद्यालय बोर्ड की स्थापना करनी चाहिए। अंतर विश्वविद्यालय इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड, बोला कि जैसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज खुल रही है, तो बोला वो आपस में तालमेल बिठा सके, उसके लिए क्या करना चाहिए, एक अंतर विश्वविद्यालय बोर्ड की स्थापना करनी चाहिए। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, सैडलर कमीशन। अगर आप
शॉर्ट में देखिए ना तो इन्होंने ज्यादा जोर दिया है माध्यमिक शिक्षा पर। बोला अगर बेस ठीक होगा ना तभी आगे की शिक्षा सही हो पाएगी। तो माध्यमिक शिक्षा को इन्होंने आधार माना है, शिक्षा का आधार इन्होंने माध्यमिक शिक्षा को माना है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।